क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19 देखें. During the year ended June, Catty received 3 grants, the detail which are set out below. Requirement to show how the above transaction should be reflected in financial statement. Financial statement मतलब SOCI और SOFP. वैसे तो financial statement में बाकी एलिमेंट भी हैं, changes in equity भी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, बट अभी ना हमने वो पढ़े और ना इसमें उनका ये मतलब है. आगे जाकर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट भी हम पढ़ेंगे, बट अभी इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है कि आपके ये जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, मतलब कैसे नजर आएंगी, क्या एक्सपेंस में नजर आएंगी, क्या एसेट्स में नजर आएंगी, क्या लायबिलिटी में नजर आएंगी. दूसरे लफ्जों में ये एक टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट है. जब वो कहते हैं कि हाउ यानी दीज ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिफ्लेक्टेड या एक्सट्रैक्ट, ऑलमोस्ट एज का आंसर एक जैसा होता है. दूसरा ये कि हम यहां पर अगर वो कहते हैं ना एक्सप्लेन या डिस्कस, फिर हमने अंग्रेजी लिखनी होती है. अगले क्वेश्चन हमने करने यही है, क्योंकि अगले जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो यही है कि एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो, तो वो उसके लिए सारे क्या होंगे, वो अंग्रेजी लिखनी होगी, सेंटेंस लिखनी होगी. वो अंग्रेजी हमने अभी थोड़ी सी सीखनी है, कल का लेक्चर में अंग्रेजी के ऊपर ही है. उसके बाद लिखा हुआ है वेयर एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ अ चॉइस यू शुड अलाउ ऑल पॉसिबल ऑप्शन. कहता है कि अगर आपको ऑप्शन कहता है तो फिर आपने सारी पॉसिबल ऑप्शन बतानी है. तो पहला सवाल लिखा हुआ है ऑन 1 सितंबर 2022, 30 जून हमारा ईयर एंड क्या है, जून 23, और ये बात हो रही है 1 सितंबर 22 की, मतलब हमारे ही ईयर की बात हो रही है. अ ग्रांट ऑफ ₹40,000 फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट. दिस ग्रांट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ ₹70,000 व्हिच कैटी हैड इनकर्ड. कैटी हैड इनकर्ड, उसकी 70,000 कॉस्ट लग चुकी है, उसको 40,000 ग्रांट मिली है. अब दिमाग में दो ऑप्शन आ रहे हैं कि नेट करके लिखें या फिर अलग अलग करके लिखे, लेकिन उसने कहा जहां पॉसिबिलिटीज बनती हैं. पहली बात ये देखें कि अंग्रेजी थोड़ी सी इस्तेमाल करते हैं. हैड इनकर्ड का मतलब क्या है, अभी साइमल्टेनियसली लगी है या वो पहले लग चुकी है, ग्रांट बाद में मिली है. ग्रांट हमें बाद में मिल रही है, और लेकिन उसने ये डिफाइन नहीं किया कि जो आपकी कॉस्ट लग चुकी है पिछले सालों में लगी हुई है, ये नहीं बताया. अगर तो ये 70,000 पहले सालों में लग चुका होता तो फिर सिर्फ 40,000 अदर इनकम में लिखते थे. ये किससे रिलेटेड है भला, एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड. जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड होते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं. कोई एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड हो, उसकी गवर्नमेंट ग्रांट मिले, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, चार्ज टू एसओपीएल एज रिसीव्ड. चार्ज टू एसओपीएल एज रिसीव्ड, ये उसकी रिक्वायरमेंट है. मैंने कहा था ना कि अंग्रेजी भी लिखनी है हमने. अगर ये अंग्रेजी लिखना आता ना तो ये एक सेंटेंस लिखते कि ₹40,000 चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम एज रिसीव्ड. अब 70,000 क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये इसी साल लगा है, तो इसको लिख देंगे 70,000 को ट्रेनिंग कॉस्ट के नाम से एक्सपेंसेस के अंदर, और 40,000 को फिर लिख देंगे अदर इनकम के अंदर. अच्छा, एक्सट्रैक्ट जो होते हैं ना वो प्रॉपर हेडिंग के साथ करने पड़ते हैं. प्रेजेंटेशन या रिफ्लेक्ट कहते हैं तो वो प्रॉपर उस तरह करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि किस में प्रेजेंट होना है. ये आप अगर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हेडिंग में एक्सट्रैक्ट नहीं लिखेंगे. लेकिन अगर आप ऐसे ही लिख देना ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, बस ऊपर मेन हेडिंग हो, सब हेडिंग देने की भी जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर हम उस हेडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा. बट आपने हेडिंग के अंदर जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपने नहीं लिखना. क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन सेपरेट और अदर इनकम. फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में की कैसे होगी, कहीं लफ्ज एक्सट्रैक्ट नजर, और अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये एक्सट्रैक्ट टाइप ही चीज है. तो सबसे पहले ए हमारा हल हो गया. तो किस तरह से इसको बताना है कि ये एक अदर एक्सपेंस में जाएगी अमाउंट ट्रेनिंग कॉस्ट के नाम से, और 40,000 जाएगी अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से, और आगे उसके साथ ये ऑप्शन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. मतलब जब लिखते वक्त ना
ट्रेनिंग कॉस्ट जो है नहीं लिखते हम, रेफरेंस वर्किंग 1 वर्किंग 2, वहां ए लिख देंगे कि उसे पता चल जाएगा ये किसका आंसर है, एक। एक्सट्रैक्ट नहीं बना। देखिए आपको ऐसा लगा जब आपने नीचे सोल्यूशन देखा कि यह शायद ये एक्सट्रैक्ट बने हुए हैं, आप रिक्वायरमेंट में देखें कहीं लिखा नहीं हो रिक्वायरमेंट, आप अपने सोल्यूशन के अंदर भी रिक्वायरमेंट बताते हो। ये देखो ये रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन, क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन। किसकी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, ग्रांट की, डेफर्ड के से भी और अदर इनकम से भी। फिर आपने क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या प्रेजेंटेशन होगी और एसओपीएल के अंदर क्या प्रेजेंटेशन होगी। लफ्ज कहीं भी एक्सट्रैक्ट का लफ्ज नहीं आ रहा। प्रेजेंटेशन डिडक्ट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट नेट एसेट्स, तो उन्होंने दोनों मेथड से लिख दिया। अगर आप यहां पर देखें उसने डिडक्ट करके भी लिख दिया, और यहां पर देखें तो उसने कहता है उसने ऑल पॉसिबिलिटीज बताएं कि आपने को क्या क्या हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट को ध्यान से देख लें, यू शुड शो ऑल पॉसिबल ऑप्शन। चलें जी, तो इसमें दो ऑप्शन होगी हमारे पास, या तो आप लोग एक्सपेंस में लिखोगे 70,000 और इनकम में लिखोगे 40,000 एक, या फिर 30,000 एक्सपेंस में लिख दोगे नेट करके। कहता है जो जो पॉसिबल ऑप्शंस बनती। हाँ अगर साल अलग अलग होते ना, फिर हमने क्या करना था, फिर एक्सपेंस तो लिखा जा चुका है, एक्सपेंस फिर लिखा जा चुका है, फिर हम सिर्फ इनकम लिखते। लेकिन क्योंकि यहां साइलेंट है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसी साल की इनकम है और इसी साल का एक्सपेंस है। नेक्स्ट, 1 November 2022 Katie bought a machine 350,000. A grant 100,000 was received from central government in respect of this purchase. The machine, which has a residual value 50,000, is depreciated on the straight line basis over its useful life. अब उसने कुछ नहीं बताया और उसने नीचे लिखा तो है कि हर पॉसिबल ऑप्शन कर दो। 3,50,000 की हमने खरीदी है एक मशीन, 1 लाख रुपए उसके ऊपर हमें मिल गई है ग्रांट। तो सबसे पहला तरीका यही होगा कि हम डायरेक्टली डिडक्ट करके लिखें, और दूसरा तरीका यह है कि सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर दे। अगर तो डायरेक्टली डिडक्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास 3,50,000 है माइनस 1 लाख, हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट कितनी बच गई, 2 लाख। अब हमने इसको डेप्रिशिएट करना है, तो 2,50,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ है या रेट है, कितनी 5 साल, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर भी लगेगा 8/12। कितना आंसर आ गया, 26,600। ये तो था डायरेक्टली डिडक्शन में। अब आपकी प्रेजेंटेशन जरा देख लीजिए। इस प्रेजेंटेशन में एसओपीएल के अंदर आएगा 2,667 और एसओएफपी में अमाउंट जाएगी 2,50,000 माइनस 2,667। ये प्रेजेंटेशन होगी। ये किसके नाम से, ये डेप्रिसिएशन के नाम से और ये नॉन करंट एसेट्स के नाम से, यानी मशीन के नाम से नॉन करंट एसेट की हेडिंग के अंदर। ठीक है, अब दूसरा केस हमारे पास आ गया सेपरेटली रिकॉग्निशन। सेपरेटली रिकॉग्निशन में हमारे पास 3,50,000 का एसेट है माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8/12, साइमल्टेनियसली 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। यहां अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 40,000 डेप्रिसिएशन आ गई और यहां पर 13,300। अब ये हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से, और ये अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से। ये चला जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से और ये चला जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से। अब फर्दर क्या होगा भला, फर्दर ये होगा कि 3,50,000 माइनस 40,000
3,10,000 किधर नजर आ रहा होगा? SOFP के अंदर, SOFP के अंदर। और गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर क्या नजर आ रहा होगा? 1 लाख में से 13,333 माइनस करेंगे, कितना आएगा? कितना? 8,666। अब इसमें अगर आपने सेग्रीगेशन करनी है तो करंट लायबिलिटी को, अगर ये टोटल लायबिलिटी है, ये टोटल लायबिलिटी नजर आनी चाहिए आपके पास। एक तरीका ये होता है कि आप ऐसा करो कि सिर्फ ऊपर लायबिलिटी की हेडिंग दो और लिख दो, और एक तरीका होता है कि करंट और नॉन करंट को अलग अलग करके लिखो। अब अलग अलग लिखेंगे कि इस साल 13,333 इनकम बनी है, बट अगले साल 20,000 बनेगी पूरी, क्योंकि 1,05,000 पे डिवाइड होना, टाइम फैक्टर तो मल्टीप्लाई नहीं होना। तो वो जो 20,000 है वो लिख देंगे करंट लायबिलिटी में, इसमें से ही करना है ये काम। 20,000 करंट लायबिलिटी में और बाकी की अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी। ये इसकी सारी प्रेजेंटेशन होगी दोनों मेथड के साथ। क्लियर होगी बात? आगे चलें। नींद तो नहीं आ रही रोहन? नहीं आ रही है तो वो पीछे जगह है, ठीक है। यही मतलब है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट ना बनाएं, लेकिन एक्सट्रैक्ट की ही प्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्शन एक्सट्रैक्ट की ही तरह होता है, और एक्सट्रैक्ट ही बना दे, बस हेडिंग में ना लिखें कि ये आप एक्सट्रैक्ट बना, प्रेजेंटेशन लिखें। सर गवर्नमेंट ग्रांट में भी हमें इनकम मिली है और हमें नीचे भी क्या कहते हैं इनकम मिली है, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट में इनकम मिली और अलग, मतलब 2 जगह इनकम मिली है, तो हम एक पहले की पूछना क्या चाह रहे? मैं कह रहा हूं कि इसको इकट्ठे इनकम लिखेंगे या फिर अलग अलग नाम के साथ इनकम लिखेंगे? देखिए, ए पार्ट है, पार्ट 1 है ना, वो अलग चीज है, पार्ट 2 अलग है, उसके अपना नाम आएगा, सारा कुछ अपना होगा, उसको अलग ही लिखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 रिलेटेड टू इनकम था, पार्ट 2 रिलेटेड टू एसेट है, तो हम दोनों में अलग अलग लिखेंगे। हम ये नहीं कि तीनों ट्रांजैक्शन की गवर्नमेंट ग्रांट प्लस करके लिख देंगे, बिल्कुल ही नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि हर एक अलग अलग नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट है। जून 23, 1 जून आपको 1 लाख मिला फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। दिस ग्रांट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ relocation cost that Catty had incurred moving part of its business from outside the local area. The grant is repayable in full unless Catty recruit 10 employee locally by the end of 30th June 23. 1 जून को आपको पैसे मिले कैटी को 1 लाख रुपए, और कहा गया है कि भाई आप ना अपना बिजनेस रीलोकेट करें, यानी जिस जगह पर पहले बिजनेस है वहां से खत्म करें, वहां काम खराब हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, आप किसी और जगह मूव कर जाए। तो गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया दिया। The grant is repayable in full unless Catty recruit 10 employee locally by the end of 30th June 23. और ये भी शर्त लगाई कैटी के ऊपर कि आपने 30th जून तक 10 बंदे इस इलाके के मुलाजमत में भी रखने हैं। ये मोस्टली ऐसा होता है। ऐसा होता क्यों है? नहीं कि लोकली लोगों को क्यों रिक्रूट करवाया जाता है? एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और सबसे बड़ा ये होता है एनर्जी क्राइसिस रिड्यूस होते हैं। इसमें अब दुनिया सस्टेनेबिलिटी के पीछे पड़ी हुई है कि वो कहते हैं कि सपोज दैट यहां पर एक कॉलेज है, और अगर इर्द गिर्द सारे लोग इस कॉलेज में आएंगे तो क्या मतलब है, फ्यूल की जो कॉस्ट आएगी वो कम से कम आएगी, या शायद आए ही ना, लोग पैदल ही आ जाए। अब एक बंदा शेखुपुरा से आ रहा है, एक बंदा कसूर से आ रहा है, एक बंदा शदरा से आ रहा है, तो उनकी फ्यूल की कॉस्ट और ये जो यहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी फ्यूल की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये लोग कहते हैं कि वहां के लोग वहां करीब करीब के लोग ही हायर करें, ताकि एक तो लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और दूसरा क्या है कि ये जो एनर्जी कंजम्पशन है ना, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन, वो फैलाव कम से कम हो ताकि एनवायरनमेंट सही रहे। कैटी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट। कैटी को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, एज द लोकल स्किल बेस डज नॉट मैच द नीड्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस। कहता है जो लोकल बंदे हैं ना, वो तो वैसे मोबाइल पे लगे रहते हैं, उन्हें क्या पता कि बिजनेस में क्या चलता है। तो वो कहते हैं कि शदरा के लोगों को रखना ही नहीं है, आपने क्या रखना है। वो कहता है कि स्किल बेस डज नॉट मैच द नीड्स ऑफ दिस। कैटी को ये लगता है, इसका मतलब उसे लगता है कि उसने 10 बंदे नहीं रखे, तो ये फिर 1 लाख रुपया लिया है, ये गवर्नमेंट ग्रांट भी नहीं है,
अगर उसको लगता है कि वो कंडीशन फुलफिल करेगी या करेगा, क्योंकि नाम करेगी वाला है कैटी, तो अगर उसको लगता है कि वो फुलफिल कर जाएगी तो फिर तो वो उसको गवर्नमेंट ग्रांट लिखेगी। अगर उसको लगता है कि ये वो यानी फुलफिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिखा हुआ है फाइंडिंग इट इज डिफिकल्ट टू रिक्रूट एट लोकल स्केल बेस डज नॉट मैच द नीड्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो फिर जो 1 लाख रुपया है वो इस टाइम क्या लिखेगी? लायबिलिटी। डन, खत्म हो गया। सर अगर हम इसकी जनरल एंट्री पास करते तो चूंकि हमें 3 ग्रांट मिली ना, हर एक की अलग अलग, साल के एंड पे जब इसको हमने ग्रांट को अमोर्टाइज करना है हर किसी की अलग अलग, पार्ट ए को अलग करना है, पार्ट बी का अलग करना है, पार्ट सी का अलग सोल्यूशन देना, ठीक है? इकट्ठी नहीं करनी। कठिन नहीं, में वो भी सिर्फ अमोर्टाइज को पार्ट एक ही रहा है, यस बाकी तो हो ही नहीं रहा, बाकी तो रिलेटेड टू इनकम। अगला सवाल कौन सा था? 21 अच्छा सवाल था और ये पेपर में आया भी हुआ है। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट। अब देखिए पिछले में उसने लफ्ज एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किसका? एक्सट्रैक्ट एसओपीएल का और फाइनेंशियल पोजीशन का, और शो कंपैरेटिव। हाँ जी, किस साल का डाटा पूछ रहा है? 2022 का। अन्य 2022 का डाटा पूछ रहा है, इसका कंपैरेटिव ईयर कौन सा होगा? 2023 या 2024? हाँ 23 होगा। कंपैरेटिव हमेशा पिछला साल होता है। फिर मेरे कहने पे हम हमेशा जाग के बैठना है। 2021, ठीक है। जब भी वो कंपैरेटिव बोलेगा तो जो हमारा जिस करंट ईयर में खड़े होंगे वो उसका पिछले साल का भी वही कुछ करना है जो हमारे साल का करना है। अब शार्क लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड अ डिसैलिनेशन प्लांट at a total cost 300 million in a coastal area to provide clean drink water. The plant started commercial production 1119 and had estimated life and residual value 6 years and 30 million. ये कब की बात है? 2019 की। 1 January 2020 SL received a government grant 160 million. एसेट पिछले साल खरीद लिया था, गवर्नमेंट ग्रांट हमें अगले साल मिल रही है टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। द सेक्शन लेटर स्टार्टेड दैट एसएल शुड आल्सो ऑपरेट द प्लांट फॉर एट लीस्ट 300 डेज इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years। कहता है अगले 3 साल ना रोजाना 300 घंटे आपने प्लांट चलाना है ताकि लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। एट इंसेप्शन देयर वाज अ रीजनेबल एश्योरेंस। ये देखें, एट इंसेप्शन शुरू में there was a reasonable assurance। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है जब हम अपने यानी इसको अंग्रेजी में लिखेंगे। अभी तो हमने सवाल है ना, अगले आने वाले दिनों में हमने अंग्रेजी में लिखना भी है इसका सवाल। there is a reasonable assurance that condition shall be complied with। जिस टाइम अगर आप लोगों ने ग्रांट ली उस टाइम अगर आपको लगता है कि आप कंडीशन फुलफिल करोगे तो तब वो गवर्नमेंट ग्रांट है। अगर वहां आपको लगता है कि कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तब लायबिलिटी। एसएल रिकॉर्डेड द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, और उसने उसको डेफर्ड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड भी कर लिया। ये 2020 की बात है। इन 2020 द प्लांट वाज नॉट ऑपरेटेड फॉर 120 days। owing or this the government issued a notice to SL for repayment of 100 million। पैसे दिए कितने थे? 160। कहता जी 100 मिलियन वापस करो। Accordingly the amount was repaid by SL immediately। और उसने, ये हमने क्वेश्चन किया भी है बिल्कुल ऐसा ही, वो 70 और 30%। बस इसमें ये चीज जो है ये हमने अलग से पढ़ी है, सवाल के अंदर नहीं पढ़ी, कि पिछले साल हमने एसेट खरीदा, अगले साल हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली। ठीक है, तो सिचुएशन तो आपको समझ लगी होगी। कहता रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बनाए। इस सवाल का जवाब जब आप पेपर में बैठना है तो सबसे पहले 2 पेजेस, क्योंकि एक ही पार्ट है, एक ही पेज के ऊपर आपने ऊपर नाम लिखना है, शार्क लिमिटेड, फिर उसके बाद आपने लिखना है एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट। वो आपकी अपनी मर्जी है कौन सी स्टेटमेंट आपने पहले लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस
फॉर द ईयर एंडेड, दिसंबर है हमारा साल 2020। अच्छा, ये डेट लिखना थर्ड लाइन में रिक्वायर्ड नहीं है, डेट आप आगे लिख सकते हो, क्योंकि वो जगह का मसला होता है, इसलिए हम नीचे ले आते हैं। अदरवाइज अगर जगह है आगे तो आप लिख सकते हो। तो यहां पर हमने लिखना है 2022 और साथ ही लिखना है 2021 रुपीज इन मिलियन, ये इसकी प्रेजेंटेशन हो। क्योंकि हमारे पास एसओपीएल बन रहा है तो एक तो अदर एक्सपेंस का एक बनेगा, हो सकता है कोई अदर इनकम, क्योंकि डेफर्ड इनकम है तो फिर अदर इनकम भी होगी। ये हमारा क्वेश्चन का फ्रेम तैयार हो गया। अब जो कुछ आपको सवाल के अंदर इनकम और एक्सपेंस मिलेगा वो उठाएंगे, इसमें लिख देंगे, और उसके नीचे ही, क्योंकि ये इतना, या तो दूसरा पेज भी इस्तेमाल कर सकते हो या उसके नीचे ही लिखते हो, दोबारा नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2022 एज एट, उसी तरह से 2022 2021 रुपीज इन मिलियन। ये हमारा एक फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का कि हमने इसके अंदर ही सब कुछ लिखना है, और अगले पेज से हम वर्किंग शुरू कर देंगे। वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले उसने कहा है कि आपने एसेट खरीदा कब, 1119, तो हमारे पास 1119 को एक एसेट आ गया कितने का, 300 मिलियन का। क्या उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू है, कितनी, 30 मिलियन। तो दिसंबर 19 इसकी डेप्रिसिएशन हम लेंगे 300 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6, ऐसा ही होगा जी। तो कितनी डिडक्शन आ गई, 45, और बुक वैल्यू कितनी बच गई, 250। ये हमारा एक साल पूरा हो गया। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखें, इसको लिख देंगे एक्सपेंस के अंदर, इसको लिख देंगे फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। डेफर्ड इनकम लिखना है ना तो बड़ा जबरदस्त तरीका होता है, आप इजीली काम सारे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे जनाब, आकर लिखते हैं हम अदर एक्सपेंस में लिख देंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड है 2021 और 22, अभी हम 2019 में। अब चलते हैं 2020 पे। हाँ जी, 2020 पे हम गए तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल गई। 31 दिसंबर 20 पे हम हैं, उसने कहा अलग से लिखो। अलग से लिखेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट मिली कितनी है, और उस दिन रीजनेबल एश्योरेंस थी कि आप कंडीशन को मानोगे। अगर कंडीशन को मानोगे तो फिर इसका मतलब है लायबिलिटी आई है। अब हमने क्या करना है, इसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे। ये बात समझ लगी है? आप चाहो तो इसको 6 पे डिवाइड कर सकते हो, आंसर तो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 पे डिवाइड करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद 5 पे डिवाइड करना है, मतलब बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं और कॉस्ट को टोटल लाइफ पे डिवाइड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने अगले साल 160 मिलियन लिया है, तो अब ये जो अमोर्टाइज होगा ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट होगा, टोटल लाइफ में तो ये था ही नहीं। तो हमने क्या करना है, अब 255 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, या सिंपल वो 45 तो आ ही रहा है ना, और 160 को 5 पे डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये हमारा 2020 कंप्लीट हो गया। ये कितना हो गया, 210, और ये कितना आ गया 128। हम 2020 तक पहुंचे और 2020 में की एंट्रीज हमसे नहीं पूछी गई। अब हमारा साल आ गया 2021 और 2021 में सब ठीक था। 2021 में दिसंबर 21, इसकी डिडक्शन कितनी आएगी 45, इसकी अमोर्टाइजेशन कितनी आएगी 32। 2021 में सब नॉर्मल था,
कितना आ गया 210 माइनस 45 160 और 128 माइनस 36 90। अब 2021 ही है ना ये 45 2021 का क्या है एक्सपेंस, ये 32 क्या है इनकम, 165 क्या है एसेट, 96 क्या है लायबिलिटी। तो आप अपने एक्सट्रैक्ट में जाके एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन के नाम से 45 लिख दें और गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से 32 लिख दें। यहां पर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग देंगे और लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके लिख लें, या डायरेक्ट ये 165 वैल्यू लिख दें, कोई मसला ही नहीं है, और वर्किंग का रेफरेंस दे दें। सबके साथ वर्किंग बन जाएगी, ये नहीं कि एक वर्किंग से सब कुछ फाइंड हो सकता है। अब हम आ गए 2022 में। 2022 में वो अच्छा लायबिलिटी भी अभी लिखनी है। अच्छा मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं, एक सिर्फ लायबिलिटी लिख दे, फिर करंट और नॉन करंट को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, या फिर आप करंट और नॉन करंट अगर अलग अलग करने हैं तो फिर उसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने जो अगले साल इनकम में लिखना होता है वो इसमें से अलग करके लिखते। जैसे अभी ये अमाउंट कितनी आ रही है 96, या तो पूरा 96 लिख दे, या फिर जो अगले साल 32 इनकम में आना है वो 32 अलग कर दे और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो इधर लिख दे। ये दोनों मेथड के करंट और नॉन करंट की हेडिंग देंगे। आगे चलते हैं, 2022 आ गया, पता चला कि जी पैसे वापस मांग लिए गवर्नमेंट ने, और मांगे भी कितने हैं 100। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेफर्ड ग्रांट है, सेपरेटली रिकॉग्नाइज हो रहा है। ये 45 ही आएगा और इसमें से माइनस करो तो कितना बचता है 120 आएगा। तो ये तो आपका पास 45 हो गया और ये आपके पास 120। चलिए मैं मानता हूं कि यहां तक हमारा सवाल ठीक है, बाकी गलत हो जाता है पेपर में इन केस, तो आप पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा नंबर ले चुके हो, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज रह गई जो हमने लिखनी और यहां तक कुछ था ही नहीं। तो हर सवाल के अंदर याद रखें पार्सन मार्जिन होता है, हर सवाल के अंदर होता है, बट अगर आपने पढ़ के गए, अगर पढ़ा ही नहीं तो फिर तो टाइम का मार्जिन होता है, मार्क्स का नहीं होता। अब 96 में क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको पैसे वापस चाहिए, तो हम यहां पर साइड पे करते हैं, जब भी पैसे वापस करते हैं कैश क्रेडिट करते हैं, ऐसे ही करते हैं जी, 100 माइनस क्रेडिट कर देंगे। जितना टाइम इसके जो कुछ इसके साथ किया है बिल्कुल वैसा ही 100 के साथ करना है। 2 सालों की अमोर्टाइजेशन हुई है, 5 में डिवाइड कर दो, 2 सालों की अमोर्टाइजेशन कर दो, 100 को 5 में डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, उसको नाम क्या दिखेंगे, रिफंड लिख दें या रीपेमेंट, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है। ये एसपीएल लिखना, एंट्री पास हो तो एसपीएल लिखना है, कितना 40। बाकी डेफर्ड ग्रांट यहां पर थोड़ा सा फुल कॉन्फिडेंस दिखाना है। हमारे पास 60 की ग्रांट कम होगी, 40 तो एसपीएल में सीधा सीधा जा रहा है ना, 40 तो जाए अदर एक्सपेंस में लिख दें, ये तो मामला ही खत्म करें ना, रिफंड ऑफ ग्रांट या रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, कितनी अमाउंट है 40, इसका तो मामला खत्म करते हैं। अब आ जाती है लायबिलिटी। आपके पास कई ऑप्शंस हैं। लास्ट लायबिलिटी आपकी कितनी थी 96, ऐसा ही है, 60 और रिवर्स हो गई। एंट्री आपको पूरे मैसेज देगी, एंट्री को इस्तेमाल करना सीखो, जिंदगी आसान है। आपके पास ये बात मानने वाली है ना कि आपकी लायबिलिटी पहले, आज से पहले पिछले साल के एंड तक कितनी बड़ी थी, और 60 आपने साल के शुरू में ही डेबिट कर दी। इसका मतलब है लायबिलिटी आपकी इस टाइम 96 माइनस 60 36 रह चुकी है। अब इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं, 5 साल टोटल है, 2 साल गुजर चुके हैं, इसको 3 पे डिवाइड करें, कितना आ गया। अब जरा सुनिएगा, 36 लायबिलिटी बच गई,
जिसमें से 12 किधर लिख रहेंगे, इनकम के अंदर, 24 किस में लिखेंगे, लाइबिलिटी के अंदर। उस 24 को भी स्प्लिट कर सकते हो, अगले 12 करंट, बाकी के नॉन करंट, वरना आप पूरे का पूरा 12 तो इनकम में चला गया ना, 36 में से 12 इनकम में चला गया, तो बाकी बच कितना गया, 24। तो आप क्या कर सकते हो, वापस जाओ, एक तो यहां पर 12 इनकम में लिख दो, लाइबिलिटी में आप या तो बाकी का 24 लिख दो या इसको भी 12 कर दो। ये आपका आंसर है, ये जो बॉर्डर के इस हाथ पे है, ये आंसर है। वर्किंग का रेफरेंस भी लिखा हुआ है। अब उसको अगर इन वैल्यू में से कोई वैल्यू नहीं नजर आएगी, वो यहां जाएगा, वो इस एंट्री को भी देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि इसने क्या किया हुआ, कैसे वर्किंग कर ली। गॉट इट? आगे चले। सर अगर 1 साल बाद हमें ग्रांट है, वो यानी कि 300 का एसेट है और 300 ही ग्रांट अगर मिल जाए, तो फिर उस साल हम डेप्रिशिएट तो कर चुके हैं एसेट, फिर जो ग्रांट है उसको कैसे मोटाइज करें? देखिए, पहली तो बस सवाल क्या है आपका, पूरा सवाल 300 ग्रांट मिली, 300 का एसेट है, ऐसे कह रहे हो। अब आप आगे ऑप्शन देखोगे, अगर तो सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एसेट हमने 1 साल पहले खरीदा है, ठीक है, और अगर आपने डेफर्ड करना है तो 300 आप जब आप अपनी इनकम में यानी एसेट को तो डेप्रिशिएट करेंगे ना, सेपरेटली करेंगे। जिस दिन हमें ग्रांट मिली उसको उसकी रिमेनिंग लाइफ पे अमॉर्टाइज करना शुरू कर दें, चाहे 300 क्या 10,000 मिल जाए। डेफर्ड में तो वो तो जब हम डायरेक्टली डिडक्ट करना हो ना, फिर परेशानी हो सकती है कि वो हमारा नेगेटिव आंसर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। गवर्नमेंट इतनी तो नहीं है कि आपको पैसे ज्यादा दे, कम पैसे दे सकती है, ज्यादा पैसे बहुत मुमकिन नहीं है, और अगर इनके दे दे वो इनकम मिलेगा। अच्छा, आज थोड़ा सा, वैसे तो प्लान मेरा कुछ और था, बट आज बेग साहब के पढ़ाने का प्लान है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं। एक चीज रहती है हमारी कि फिर कल सारी अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है ना। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कल बल्कि अब मुझे लगता है 2 दिन और मजीद लगेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का सब कौमी मसला हमारा है। लिखने वाली बात तो फिर भी आप साथ साथ लिख लेते हो, समझा? साथ पढ़ते रहे थे, इबादत करते। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास रिफंड है रिलेटेड टू इनकम। बुक्स में लिखा होता है रिलेटेड टू इनकम, असल में है रिलेटेड टू एक्सपेंस। अगर हम बात करें कि हमें एक्सपेंस गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ₹400,000 फॉर बिजली का बिल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। अगले 3 साल के लिए हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है कि भाई ये, अगर तो बिजली का बिल अगले 3 सालों का अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? अगर सिर्फ इतना ही सवाल है, क्या करेंगे? 3 पे डिवाइड करेंगे और हर साल इनकम में लिखते जाएंगे, और जो बाकी की अमाउंट है वो लायबिलिटी में रहेगी। मतलब 4 लाख को 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 साल इनकम में चला जाएगा, 2 साल की लायबिलिटी आ जाएगी, फिर अगले साल 1 साल और इनकम में चला जाएगा, 1 साल की लायबिलिटी, और आखिरी साल सारे का सारा इनकम। ये कब होता है? आपको रिलेटेड टू इनकम ग्रांट मिली हो लेकिन उसके रेलिवेंट एक्सपेंसेस ना गिनो। ये बात बताई थी। अब अगला केस बन रहा है कि अगर मोस्टली जो होता है कि आपको 3 सालों का बिजली का बिल बताया भी हो, मतलब ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का बिजली का बिल बताया भी हो, तो सपोज दैट ईयर 1 का बिजली का बिल आपको आ गया था 1.5 लाख,
ईयर 2 का बिजली का बिल आ गया 2 लाख, ईयर 3 में बिजली का बिल आ गया था 2.5 लाख। अब टेबल बनाएंगे, चाहे डायरेक्टली डिडक्शन हो तब भी टेबल बनाएंगे, चाहे सेपरेटली रिकॉग्निशन हो तब भी टेबल बनाएंगे। अब हुआ ये, टेबल बनाने से पहले सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में कर लेते हैं। थर्ड ईयर में वायलेशन हुई, ब्रीच ऑफ द कंडीशन, अच्छा इसके एक्सट्रैक्ट बना लिए थे रिलेटेड टू इनकम के, एक्सट्रैक्ट नहीं बनाए थे। चलो पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर इसका रिफंड का केस भी सीख लेते हैं। इसी सवाल के ऊपर रिफंड भी, टेबल तो बनाया था ना, टेबल बनाया, इसका टोटल करें कितना आता है? 5-6 लाख। हाँ चले 6 लाख, क्या करेंगे? चलो एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। 4 लाख को डिवाइडेड बाय 600,000 मल्टीप्लाइड बाय 150,000। हाँ जी कितना आंसर आएगा? 4 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150,000, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड 100,000, फिर 2 लाख से मल्टीप्लाई करें, एक 1,33,333, फिर 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करें, 1,66,000। ठीक है। अब अगर इसके एक्सट्रैक्ट बनाने हो या इस एंट्री तो पास करनी आती है ना, अगर हमने डायरेक्ट अलग अलग करनी है तो अलग अलग एंट्री पास करते हैं, डिडक्ट करके करनी है तो आपस में माइनस करके एंट्री पास करनी। अब यहां पर अगर हमने अपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो पहले तो एक्सट्रैक्ट देखें एसओपीएल का, और किस में आ जाएगा? डिडक्शन में, डायरेक्टली डिडक्शन, डायरेक्टली डिडक्शन। हाँ जी हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले साल लिख देंगे, ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1। बिल आ जाएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनको आपस में माइनस करके लिख दें। 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, 50,000 एक्सपेंस मिलेगा। 2 लाख में से 1,33,333 माइनस करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 667। फिर तीसरे साल कितना लिख देंगे? 2,50,000 में से 1,667 माइनस करें कितना आता है? 85,300। ये एक्सट्रैक्ट बन गया, डायरेक्टली डिडक्शन का एक्सट्रैक्ट बन गया। अगर सेपरेटली रिकॉग्निशन का, और एसओएफपी में भी, एसओएफपी में है, एसओएफपी, ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1, आपको टोटल गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली थी? 4 लाख। 4 लाख में से कितनी एडजस्ट हो गई? 1 लाख। पहले साल कितनी एडजस्ट हो गई? 1 लाख। तो लायबिलिटी में कितनी बच गई? 3 लाख। उन 3 लाख को अगर अलग अलग लिखना है तो इस तरह से लिख दो, और अगर इकट्ठा लिखना है, क्योंकि पहला साल है ना हमारा, हमें मिला था 4 लाख। 4 लाख में पहले साल जितनी एडजस्ट हो चुकी है वो खत्म हो गई, वो तो उसका तो ताल्लुक इनकम के साथ है ना, वो तो इनकम में से डिडक्ट हो गई। अब बाकी जो बच गई वो कहां लिखेंगे? अगर तो आपने सिर्फ लायबिलिटी लिखा हुआ है, सिर्फ लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो फिर यहां पर पूरा 3 लाख लिख दो, ठीक है। और अगर आप कहते हो जी करंट और नॉन करंट अलग अलग करना है, तो क्या करेंगे? जो अगले साल वाली वैल्यू है वो चली जाएगी करंट में, और ये वाली चली जाएगी नॉन करंट। यानी ये टोटल है ना, ये टोटल लायबिलिटी है, अगले साल ये आ जाएगी।
1333 टेट्रा 3 चला जाएगा करंट लायबिलिटी में, और 1367 चला जाएगा नॉन करंट में। मतलब या तो इसको 3 लाख लिख देंगे, या लिख देंगे करंट में लिख देंगे 1 और नॉन करंट में लिख देंगे 16666। अब अगला साल आ गया, दूसरे साल में क्या किया होगा, 1 टेट्रा 3 किधर चला गया, एसओपीएल के अंदर। मतलब 3 लाख में से ये अमाउंट चली गई इनकम के अंदर, बाकी ये अमाउंट बच गई, ये हमारी है लायबिलिटी, ये हमारी है। या तो आप ऐसा करो, इसको पूरा लायबिलिटी में लिख दो 1666। अगर आप करंट और नॉन करंट को अलग अलग लिखना चाहते हो तो इसको करंट लिख दो और नॉन करंट 0 लिखो, क्योंकि जितनी आपके पास लायबिलिटी पड़ी है ना, वो अगले साल इनकम हो जानी है, खत्म हो जाना है काम। लायबिलिटी में लिख दो या सारी अमाउंट किस में लिख दो, करंट लायबिलिटी के अंदर। और जब आप तीसरे साल पहुंचे तो ये सारी की सारी अमाउंट इनकम में चली गई, तो ना आपकी करंट लायबिलिटी होगी ना आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। ठीक होगी बात। और इंटरेस्टिंग बात ये है, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट रिलेटेड टू इनकम हर ऑप्शन में सेम होता है, हर ऑप्शन में सेम होता है। रिलेटेड टू इनकम का, रिलेटेड टू एसेट का चेंज होता है डायरेक्ट डिडक्शन में, और सब इसमें हमेशा करके देखते हैं ना। अभी अगला केस आ जाए, अगले केस के अंदर अगर हम सेपरेट रिकॉग्निशन में चलते हैं तो एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट वाला कैसे बनेगा, बिल का कॉलम अलग बनेगा, ग्रांट इनकम का कॉलम अलग बनेगा। यहां पर क्या लिखते जाएंगे, बिल आपका कितना आया था 1.5 लाख, इनकम कितनी लिख दी 1 लाख। बिल आपका आया था 2 लाख, इनकम कितने लिख दोगे 1। बिल आया था 2.5 लाख और इनकम में क्या लिख दोगे, ये पता चला है ना, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे क्योंकि बाहर मैसेज आ रहे हैं अपडेट साहब। ठीक है, अब अगर हम इसका एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, इसका तो एसओपीएल एसओएफपी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, सैलरी का बिल का ताल्लुक तो इसके साथ है। हमें मिला था 4 लाख, 1 लाख इनकम में लिख दिया, 3 लाख लायबिलिटी में आ गया। अगले साल 1333 इनकम में लिख दिया, बाकी लायबिलिटी में आ गया। आगे सारा इनकम में लिख दिया, लायबिलिटी 0। और अगर इसको सेपरेट करके लिखना है तो ये करंट नॉन करंट है इस 3 लाख में से, और ये सारी करंट लायबिलिटी है, और ईयर 3 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अब आपने अभी हमारा ना लोन से रिलेटेड चीज रह गई है, तो आपने ऐसा करना है कि लोन के क्वेश्चन छोड़ के बाकी थोड़े अंग्रेजी वाले सवाल करके आना। तो कल मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे, ताकि ना आप लोग पहले मेंटली तौर पर थोड़े से प्रिपेयर होके आओ कि हमारे सवाल किस टाइप के हैं। हमारे पहले 2 सवाल तो हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और 18, ये तीनों क्वेश्चन 16, 17, 19 हो गया ना हमारा, 19 भी हो गया और 20 भी करके आना। ये सारे ना अंग्रेजी वाले सवाल है। ठीक है, और इसमें जो जहां लोन का जिक्र होगा ना उसको छोड़ देना, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है।